डैड, आज आपने मुझे बहुत निराश किया है। आपने सुना नहीं कि ध्रुव ने अभी अभी क्या कहा? उसने कहा कि हम सब कीड़े हैं। लेकिन वनराज अभी भी खामोश था और अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि उसकी खामोशी भी उस शौक को नहीं छुपा पा रहे थे जो वो इस समय महसूस कर रहा था। कुछ समय के बाद वनराज ने फाइनली एक गहरी सांस ली और अपनी खामोशी तोड़ दी। विराज, जब तुम बड़े हो रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया था और इसीलिए मैं तुम्हें एक चीज सिखाना भूल गया हूँ। कौन सी चीज? इस दुनिया में हमेशा ही कोई ना कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। वनराज की बात सुनकर विराज को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे 440 वॉट का झटका लगा हो। उसे चाहकर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके डैड ने सच में उससे ये बात कही है। डैड, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके कहने का मतलब है कि ध्रुव एक ऐसा आदमी है जिसे पूरी की पूरी ठकराल फैमिली नाराज नहीं कर सकती? हाँ, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वनराज की बात सुनकर घबराहट के मारे विराज के पसीने छूट गए। उसकी वजह यह थी कि अब ध्रुव से यह कहना कि वो उन लोगों को जाने दे बेहद मुश्किल हो गया था। विराज ने ऑलरेडी डार्क वेब पर उस वीडियो को पोस्ट कर दिया था और बहुत ही जल्द कोई ना कोई उस वीडियो को फैलाए देने वाला था। और उसके बाद बहुत ही जल्द लोगों को यह पता चल जाने वाला था कि वीडियो में जो लड़की थी वो शगुन थी, जो बेदी फैमिली की सबसे चहेती बेटी थी और साथ ही साथ उसका फियांसे रॉयल फैमिली का एक मेंबर था। डैड, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अगर ऐसी बात है तो ध्रुव का मरना तय है। बेदी फैमिली उसे आसानी से जाने नहीं देगी और जिस रॉयल फैमिली से उसका फियांसे है वो तो बिना किसी शक के उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। विराज इस समय जितना ज्यादा डरा हुआ था उतना ही ज्यादा खुश भी था। उसकी वजह यह थी कि इस तरह से कम किसी को भी ये पता नहीं चल पाएगा कि उस रात क्या हुआ था। भले ही ध्रुव के पास कमाल की स्किल्स मौजूद थीं, लेकिन फिर भी वो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं ढूंढ पाता जो इस बात को प्रूव कर सके कि विराज ने ही उसे फ्रेम किया था। तुमने ऐसा क्यों किया? डैड, मैं बस अनिका के साथ खेलना चाहता था। ध्रुव इस लड़की की आखिरी उम्मीद था और शगुन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन डैड, आप परेशान मत होइए। शगुन का फियांसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपको क्या लगता है कि गिल फैमिली इतना बड़ा मैटर हैंडल करने में कामयाब हो पाएगी? डैड, क्यों ना हम ध्रुव के डैड को इस मामले के बीच में खींच लें। इस तरह हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? 90% कॉन्फिडेंट। आफ्टर ऑल, रॉयल फैमिली अपने बेटे की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। उसी समय मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के बाहर गेट पर एक लग्जरी कार आकर खड़ी हुई और उसमें से कोई बाहर निकला। क्या आप अंदर इन्फॉर्म करेंगे कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली से कोई ऑनरेबल मिस्टर हरमन गिल से मिलना चाहता है? उस आदमी ने गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से कहा। इस तरफ जिंदल फैमिली के घर के बाहर। कैसी रॉयल फैमिली? द रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटिश डैड। आप इतने सालों तक अब्रॉड रहे हैं, इसलिए आप तो जानते ही होंगे कि अब्रॉड में रॉयल फैमिली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना? और इसके अलावा मेरे पास बस केवल यही कार्ड नहीं है। मेरे पास अभी भी एक और ट्रम्प कार्ड बाकी है जो मुझे आपको दिखाना है। डैड, आपको ये याद है? तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कैसे जानते हो? मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ, बल्कि ये लोग मुझे ढूंढते हुए आए थे। इन लोगों ने मुझसे कहा है कि इन्हें बस केवल हम लोगों ने ही ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि ब्रिस्को एंटरप्राइज ने भी इन्हें ज्वाइन किया है और ये ऑर्गेनाइजेशन हरमन गिल की दुश्मन है। डैड, अब एक नहीं बल्कि तीन पावरफुल फोर्सेस हरमन गिल के अगेंस्ट डील कर रही हैं। इसलिए अब गिल फैमिली की बर्बादी तय है। अगर हम जीते तो हम अभी भी अपने इलाके के राजा रहेंगे और बाय चांस अगर हम हार भी गए तब भी हरमन गिल हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना? तो बताइए डैड, आपका क्या कहना है? विराज के शब्दों ने वनराज के दिल पर बहुत ही गहरा असर डाला था और वो फिर अपने बेटे को ऐसे देखने लगा मानो वो उम्मीद की कोई किरण देख रहा हो। लेकिन जो बात वनराज नहीं जानता था वो ये थी कि विराज असल में उन दोनों को एक गहरी खाई में धकेल रहा था जहां से दोनों का ही बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। विराज काफी देर तक वनराज को कन्विंस करता रहा और फाइनली वनराज ब्रिस्को एंटरप्राइज के साथ डिनर करने के लिए राजी हो गया था। कुछ देर के बाद शांग्रीला होटल के प्राइवेट रूम में लक्ष्य वो पहला आदमी था जिसने वनराज को वहां पर वेलकम किया था। हालांकि ये बात और थी कि वनराज अभी भी थोड़ा टेंशन में नजर आ रहा था। मिस्टर ठकराल, मैं जानता हूं कि आप किस बात की चिंता कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी चिंता बेवजह है। आप कहना क्या चाहते हैं? लगता है आपने सुना नहीं है, लेकिन आज गिल फैमिली के साथ कुछ हुआ है। ये ध्रुव वाकई में बहुत ही नालायक लड़का है। दोपहर में हरी गिल मेरे पास आया था और मुझसे पूछ रहा था कि मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूं या नहीं। दरअसल गिल फैमिली ने अब तक के अपने सभी इन्वेस्टमेंट खो दिए हैं और उसका असर
उनके सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स यानी कि हाई स्पीड रेलवे से लेकर सिंपल बार तक सब पर पड़ा है। मेरे ट्रस्टेड सोर्सेज के हिसाब से गिल फैमिली की इस सिचुएशन की बस केवल एक ही वजह है। हाँ? कौन सी वजह? ध्रुव ने किसी ऐसे को नाराज किया है जिसे नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर विराज ने ये बात वनराज से कही होती तो वनराज को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन अब लक्ष्य भी उससे यही बात कह रहा था। किसे नाराज किया उसने? डैड, वो और किसे नाराज कर सकता है? ध्रुव ने ब्रिटिश रॉयल फैमिली मेंबर के साथ रात बिताई है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी गिल फैमिली सरवाइव कर पाएगी? हमारे पास इस समय परफेक्ट मौका है। इस समय अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं। लक्ष्य की बातों ने धीरे धीरे वनराज को कन्विंस कर दिया था, लेकिन वो अभी भी थोड़ा टेंशन में था और इसीलिए वो खामोशी से चुपचाप बैठकर अपनी चाय पी रहा था, क्योंकि चाय ही उसकी टेंशन कम कर सकती थी। वैसे ये सीट किसके लिए खाली छोड़ी गई है? वनराज, तुम सच में इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, है ना? ऑफ कोर्स, ये सीट हमारे आज के मेन कैरेक्टर के लिए है। इतना कहने के बाद लक्ष्य ने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 7 बज गए थे और वो मेन कैरेक्टर अभी तक आया नहीं था। वनराज और बाकी सबको लगा कि शायद वो आ ही रहा होगा और इसीलिए उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। 8 बज गए थे और अभी तक उस मेन कैरेक्टर का कोई अता पता नहीं था और इस वजह से वनराज को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नोबल लोग हम लोगों से काफी अलग होते हैं। हालांकि ये बात और थी कि वनराज अभी भी टेंशन में था, लेकिन लक्ष्य की बात सुनकर उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई थी। उसके बाद उन लोगों ने 9 बजे तक इंतजार किया था, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आया था। ये देखकर वनराज ने फिर विराज से उस मेन कैरेक्टर को फोन लगाने के लिए कहा। विराज को भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो तुरंत ही उसे फोन लगाने लगा। विराज को ऐसा लगा था कि कॉल लगने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके कॉल लगाते ही कॉल कनेक्ट हो जाएगी। प्रिंस स्कॉट, हम सब शांग्रीला होटल में आपका इंतजार कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी आपके लिए सबसे बेस्ट खाना तैयार करवाया है। आप कब तक आ रहे हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है। प्रिंस स्कॉट की बात सुनकर विराज पूरी तरह से हैरान रह गया था। आफ्टर ऑल, उसने पहले से ही प्रिंस स्कॉट को इस डिनर के बारे में बताया था और प्रिंस स्कॉट का एटीट्यूड भी उसकी तरफ हमेशा अच्छा रहा था और इसी वजह से विराज को कभी भी नहीं लगा था कि प्रिंस स्कॉट को कभी भी उस पर शक होगा। लेकिन इस बार प्रिंस के एटीट्यूड ने विराज को थोड़ा डरा दिया था। प्रिंस स्कॉट, आप क्या कर रहे हैं? शायद हम आपकी मदद कर पाए। जितना विराज प्रिंस स्कॉट को जानता था, प्रिंस स्कॉट थोड़ा बेवकूफ लगता था। ऐसा बेवकूफ जिसे देखकर विराज भी थोड़ा सरप्राइज था। रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटिश के वारिस के तौर पर प्रिंस स्कॉट सच में अपना थ्रोन छोड़कर बेदी फैमिली में शादी करके उनका घर जमाई बनकर रहने को तैयार था। लेकिन ये अजीब बात नहीं थी। जो बात सबसे ज्यादा अजीब थी वो ये थी कि शगुन ने डायरेक्टली प्रिंस स्कॉट के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि उसे प्रिंस स्कॉट पसंद नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंस स्कॉट सच में किसी प्रॉब्लम में था, क्योंकि कुछ ही समय के बाद उसने विराज के मोबाइल पर अपनी लोकेशन भेज दी। हालांकि ये बात और थी कि उस लोकेशन को देखकर विराज के चेहरे पर एक स्मर्क आ गई थी। कहाँ की लोकेशन है? विराज के फोन पर देखने के बाद वनराज ने नोटिस किया कि वो लोकेशन एक्चुअल में मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के बाहर की थी। वो लोकेशन उन रिजॉर्ट्स के पीछे की है। डैड, अब तो आपको भरोसा हो गया है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। प्रिंस के सामने गिल फैमिली कुछ भी नहीं है। भले ही विराज ने ये बात कही थी, लेकिन वनराज को अभी भी टेंशन हो रही थी और उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। आखिर क्या हुआ है प्रिंस स्कॉट के साथ? चलो चलकर पहले देखते हैं। कुछ समय के बाद वनराज और विराज मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स की तरफ जाते हैं और शांग्रीला होटल में बस केवल लक्ष्य ही बचता है। दूसरी तरफ मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के बाहर फाइनली वनराज और विराज वहां पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही उनकी नजर प्रिंस स्कॉट पर पड़ी। हालांकि ये बात और थी कि जब उन दोनों ने अपनी आंखों के सामने के नजारे देखे, तब हैरानी से उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन दोनों को ही भरोसा नहीं हुआ जो नजारा वो लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे थे वो सब सच था। उन दोनों को चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि प्रिंस स्कॉट इस समय दीवार पर लटका हुआ था। प्रिंस स्कॉट, आप वहां क्या कर रहे हैं? मेरी मदद करो प्लीज। ऐसा लग रहा था कि शायद प्रिंस स्कॉट को इस बारे में अंदाजा भी नहीं था कि वहां दीवार पर कांटे लगे हुए थे। विराज ने तुरंत ही अपनी स्लीव्स रोल की और प्रिंस स्कॉट की मदद करने के लिए उसके पास चला गया और फाइनली कुछ मिनटों की मेहनत के बाद उसने प्रिंस स्कॉट को दीवार पर से उतार दिया। योर हाइनेस, आखिर आप कर क्या रहे हैं?
विराज की बात सुनकर प्रिंस स्कॉट ने गहरी सांस ली और मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स की तरफ देखने लगा। जिस तरह से वो मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स की तरफ देख रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स की तड़प थी। मैं मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में एंटर करना चाहता था। प्रिंस स्कॉट की बात सुनकर विराज शॉक्ड रह गया था। पहले तो उसे लगा था कि मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के लोग प्रिंस स्कॉट को पहचान नहीं पाए हैं और इसीलिए उन लोगों ने प्रिंस को दीवार पर टांग दिया था। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रिंस स्कॉट इस तरह से दीवार चढ़कर मैकलिस्टर क्लब में एंटर करना चाहता था। क्या मैकलिस्टर क्लब में फ्रंट डोर नहीं है? विराज को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंस स्कॉट वाकई इतना बेवकूफ है या उससे बस गलती हुई है। विराज के हिसाब से अगर प्रिंस स्कॉट बेवकूफ बना रहना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तरीका मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में जाने का प्रिंस स्कॉट ने अपनाया था वो वाकई बेवकूफी भरा था। ये मत कहिएगा कि गिल फैमिली ने आपको अंदर नहीं आने दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ऐसा कुछ करने की? उनकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस ऑफ ब्रिटेन को इग्नोर करने की? अगर ब्रिटिश एम्पायर को इसके बारे में पता चला तो गिल फैमिली तबाह हो जाएगी। गुस्से में बड़बड़ाने के बाद विराज फिर गेट की तरफ गया, लेकिन इससे पहले कि विराज आगे की तरफ बढ़ पाता किसी ने उसे पकड़ लिया। विराज कुछ पलों के लिए हैरान हो गया। फिर जब उसने पलट कर देखा तो नोटिस किया कि उसे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस स्कॉट है। प्रिंस स्कॉट, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगा इस तरह के मामलों से निपटने में। लेकिन इससे पहले कि विराज अपनी बात को खत्म कर पाता उसने नोटिस किया कि प्रिंस स्कॉट का चेहरा अचानक से रूथलेस हो गया था। एक पल के लिए विराज को ऐसा महसूस हुआ मानो वो इस प्रिंस स्कॉट को जानता ही ना हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। प्रिंस स्कॉट, आपको शायद पता नहीं है। मुझे क्या पता नहीं है? विराज, ये मत सोचो कि बस केवल तुम्हें ही सब कुछ पता है। क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ इस शहर में क्यों आया हूँ? ऑफ कोर्स मुझे पता है, आप यहाँ पर शगुन के लिए आए हैं। लेकिन फिर प्रिंस स्कॉट को देखकर विराज को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। क्या आप शगुन के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं? ऑफ कोर्स नॉट। शगुन वाकई में एक अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मेरे यहाँ आने का मकसद शगुन नहीं है। बेदी फैमिली सच में पावरफुल है, लेकिन वो उस मकसद के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर ये मैटर मैंने सॉल्व कर दिया तो पूरी की पूरी रॉयल फैमिली मुझसे इम्प्रेस्ड हो जाएगी, और बस केवल इतना ही नहीं बल्कि वो मुझे एक इम्पोर्टेंट पोजीशन भी दे देगी। जब विराज ने ये सुना तो एक पल के लिए उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया था। प्रिंस स्कॉट, मैंने वाकई में आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि ध्रुव आपके किसी काम का नहीं है। वो इस लायक नहीं है कि उसके लिए आप इस शहर में आए। आप बेकार ही अपना स्टेटस गिरा रहे हैं। तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर ध्रुव के लिए आया हूँ? ध्रुव सच में बहुत कमाल का है, लेकिन मैं यहाँ ध्रुव के लिए नहीं बल्कि उसके डैड हरमन गिल के लिए आया हूँ। ये झटका विराज के लिए किसी 440 वॉट के झटके से कम नहीं था और उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब वाकई में सच था या इस समय वो कोई सपना देख रहा था। विराज ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कभी इस तरह की भी कोई सिचुएशन आएगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हरमन गिल असल में है कौन और अब्रॉड में वो कितना ज्यादा पावरफुल है। विराज इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसी समय हरमन गिल और उसके साथ मौजूद लोग वहां पर आ गए। जिस तरह से वो सब के सब हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे, उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब के सब सालों से पक्के दोस्त हों। प्रिंस स्कॉट की नजर सीधा हरमन गिल पर पड़ी और गार्ड की परवाह किए बिना वो सीधा तेजी से उसकी तरफ जाने लगा। हालांकि ये बात और थी कि हरमन गिल के सामने आने के अगले ही पल उसने जो किया था उसे देखकर वहां पर सभी शॉक्ड हो गए थे। प्रिंस स्कॉट इस समय हरमन गिल के सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। हरमन गिल के साथ मौजूद वो 5 लोग अच्छे से जानते थे कि प्रिंस स्कॉट ब्रिटिश एम्पायर का प्रिंस है और इसीलिए इस समय प्रिंस को अपने घुटनों पर देखकर वो सब के सब शॉक्ड रह गए थे। लेकिन इसके बाद हरमन गिल का जो रिएक्शन था वो और भी कहीं ज्यादा शॉकिंग था। हरमन गिल ने कुछ भी नहीं कहा बल्कि वो पलटे और अपने साथ मौजूद 5 लोगों को देखने लगे। आप सब यहाँ पर आए, इस बात की मुझे बेहद खुशी है, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी अभी किसी चीज के साथ डील करना है। हरमन गिल की बात सुनकर उन लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि हरमन गिल उन लोगों को वहां से जाने के लिए कह रहे थे और इसीलिए उन लोगों ने बस अपनी गर्दन हिलाई और वहां से चले गए। अपनी आंखों के सामने इस नजारे को देखने के बाद वनराज को भी समझ में आ गया था कि न तो ये वो जगह है जहां पर उसे और विराज को इस समय होना चाहिए और ना ही हरमन गिल वो आदमी है जिसके साथ उन्हें पंगा लेना चाहिए।
और यही वजह थी कि वनराज ने विराज का हाथ पकड़ा और दोनों बाप बेटे वहां से ऐसे भागे मानो वो दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ विराज के वहां से जाने के बाद मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में प्रिंस स्कॉट अपनी जगह से उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था और वो अभी भी हरमन गिल के सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। मिस्टर गिल, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। मैंने तुम्हारी जान बचाई है? मिस्टर गिल, आप बहुत बिजी रहते हैं इसलिए आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैं पूरी जिंदगी आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूं और यहां तक कि रॉयल फैमिली में आपका राइट हैंड मैन भी बनने के लिए तैयार हूं। तो तुम इतनी दूर बस केवल मुझे थैंक यू बोलने के लिए आए हो? ऑफ कोर्स नॉट मिस्टर गिल। रॉयल फैमिली को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं बहुत ही जल्द रॉयल फैमिली में एक सुप्रीम पावर हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। इस तरह से मैं आपका और ध्रुव का एहसान और भी ज्यादा अच्छे तरीके से चुका पाऊंगा। अच्छा, तो तुम मेरी मदद चाहते हो? मिस्टर गिल, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं पलक झपकते ही रॉयल फैमिली के टॉप मेंबर्स में से एक बन जाऊंगा। प्रिंस स्कॉट की बात सुनकर हरमन गिल एक पल के लिए सोच में पड़ गए और उसे सोच में देखकर प्रिंस स्कॉट एक पल के लिए खुश हो गया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि हरमन गिल वाकई उसकी बात के बारे में सोच रहा है। पर फिर अगले ही पल हरमन गिल ने जोर से उबासी ली और ये देखकर प्रिंस स्कॉट और कंफ्यूज्ड हो गया। देखो, सबसे पहले तो मेरा तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था और तुम गलती से बच गए थे। और दूसरी बात, बस केवल एक सच्चे स्ट्रांग आदमी को ही दुनिया सलाम ठोकती है। और तीसरी और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, रॉयल फैमिली की भी नहीं। इतना कहने के बाद हरमन गिल पलटे और प्रिंस स्कॉट को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर वहां से चले गए। उसे एक पल में हरमन गिल बहुत ही ज्यादा सुपीरियर नजर आ रहे थे और रही बात प्रिंस स्कॉट की तो उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। काफी देर तक वहां पर ऐसे ही बैठे रहने के बाद प्रिंस स्कॉट धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड लुक नजर आ रहा था। फाइनली मुझे सब समझ में आ गया है मिस्टर गिल। मुझे डर है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी आपके लेवल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। इस तरफ जिंदल फैमिली के घर पर आस्था जिंदल ने डिनर तैयार कर दिया था और ध्रुव और तृप्ति के डिनर खाने के बाद वो दोनों एक साथ फिर टीवी देख रहे थे। अब तृप्ति ये जान चुकी थी कि ध्रुव के साथ जो कुछ भी हुआ था वो दूसरों के बिछाए हुए जाल की वजह से हुआ था। हालांकि वो अभी भी थोड़ा अपसेट थी, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा खुद को बेहतर महसूस कर पा रही थी। तृप्ति को इस समय सबसे बड़ी राहत ये थी कि ध्रुव ने उसे जानबूझकर चीट नहीं किया था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बस एक हादसा था। हालांकि ये बात और थी कि इस बात के लिए वो श्योर नहीं थी कि उसका और ध्रुव का रिश्ता कभी नॉर्मल हो पाएगा या नहीं। तृप्ति, मैं और तुम्हारे डैड किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम लोग टीवी देखते रहो और उसके बाद जल्दी सो जाना। इतना कहने के बाद आस्था जिंदल फिर वहां से दरवाजा बंद करके चली गई। अपनी माँ के इस एक्शन से तृप्ति काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि आस्था जिंदल ने न सिर्फ दरवाजे को बंद किया था बल्कि उसे लॉक भी कर दिया था। तृप्ति के पेरेंट्स के वहां से जाने के बाद रूम में बस तृप्ति और ध्रुव ही बच गए थे। तभी अचानक से तृप्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ध्रुव को एहसास हुआ कि इस समय कमरे में केवल वो और तृप्ति ही बचे हुए हैं, जिसकी वजह से तृप्ति ऐसा महसूस कर रही थी और वो तुरंत ही वहां से जाने लगा। क्यों ना मैं यहाँ से। मुझे अकेले डर लगता है। ध्रुव वहां से जाने ही वाला था कि तभी तृप्ति ने कहा और ध्रुव बीच में ही रुक गया। मैं शार लेने जा रही हूँ, तुम आभा को यहाँ पर आने के लिए कह दो। ये देखकर कि ध्रुव अभी भी अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही खड़ा था, तृप्ति ने ध्रुव का फोन लिया और खुद ही उसके फोन से आभा को मैसेज भेजकर उसे घर आने के लिए कहा। ध्रुव ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन कुछ समय तक इस बारे में सोचने के बाद ध्रुव को भी लगा कि आभा का वहां पर आना ठीक ही था। ध्रुव अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। ध्रुव ने कॉलर आईडी की तरफ देखा और नोटिस किया कि वो अब्रॉड का कोई अननोन नंबर था। खैर, ध्रुव ने फिर भी वो कॉल पिक कर ही ली। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फोन के दूसरी तरफ शगुन होगी। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। मुझसे मिलने के लिए आ रही हो? पर क्यों? किस लिए? क्यों? तुमने जो किया है, क्या तुम्हें उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी है? शगुन की बात सुनकर कुछ पलों के लिए ध्रुव की बोलती बंद हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? या तो मुझसे शादी करो
नहीं तो मर जाओ। शगुन के हिसाब से उसकी फैमिली के लिए ध्रुव को जान से मारना बहुत ही आसान बात थी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये थी कि शगुन ध्रुव को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि वो प्रिंस स्कॉट से छुटकारा पा सके, क्योंकि उसने सुना था कि प्रिंस स्कॉट खासतौर पर उसके लिए वहां पर आया था। इस तरफ मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के बाहर मैकलिस्टर रिजॉर्ट से निकलने के बाद वनराज के पैर अभी भी कांप रहे थे। हरमन गिल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसी का नतीजा था कि वनराज अब तक कांप रहा था। तभी अचानक से एक कार वनराज के सामने आकर रुकी। कार के अंदर ब्लैक रोब वाला डॉक्टर था। कार के अंदर बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छा शो दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ। एक अच्छा शो? किस तरह का शो? वेल, हम देखेंगे कि कैसे हरमन गिल बहुत ही जल्द एक वांटेड क्रिमिनल बनता है। ब्लैक रोब वाला डॉक्टर बेरहमी से हंसा और उसकी बात सुनकर वनराज और विराज दोनों ही शॉक्ड रह गए। इस तरफ मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में ध्रुव अभी अभी वापस लौटा ही था और अब वो अपने सामने खड़ी हुई शगुन बेदी को देख रहा था। तुमने सच में मुझे यहाँ मैकलिस्टर क्लब आने पर मजबूर किया है? क्यों? क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है? ऑफ कोर्स। शगुन से मिलने आने के लिए ध्रुव को तृप्ति को आभा के पास छोड़कर आना पड़ा था। नहीं तो अगर शगुन इस समय उसे ऐसे अर्जेंट तरीके से नहीं बुलाती तो आज ध्रुव अपने और तृप्ति के बीच की गलतफहमियों को खत्म कर देता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है या नहीं। तुम मर भी जाओ तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद शगुन ने आगे बढ़कर ध्रुव की बाह पकड़ ली और इससे पहले कि ध्रुव समझ पाता वहां पर क्या हो रहा है, शगुन ने अपना मोबाइल फोन निकालकर ध्रुव और अपनी फोटो खींच ली। लेकिन फिर उसने वो फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड कर दी। वैसे तो वो बस एक फोटो थी, लेकिन बहुत ही जल्द उस फोटो पर अच्छे खासे व्यूज आ गए थे और देखते ही देखते कुछ ही समय में उस फोटो पर लाइक्स 10,000 तक पहुंच गए थे। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे रही हूँ। वैसे तो तुमने जो किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है, लेकिन फिलहाल मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब से मैं हर रोज यहाँ पर आऊंगी और तुम्हारी एक फोटो लूंगी और फिर उस फोटो को पोस्ट करूंगी ताकि सबको पता चल जाए कि तुम और मैं एक कपल हैं। शगुन फिलहाल के लिए ध्रुव को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि प्रिंस स्कॉट और दुनिया को ये लगे कि शगुन और ध्रुव साथ में हैं और प्रिंस स्कॉट खुद ही पीछे हट जाए। और जब शगुन ने अपने और ध्रुव की फोटोज पर इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स आते हुए देखे तब शगुन समझ गई कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। हालांकि ये बात और थी कि अपनी इस खुशी में शगुन अपनी फोटो पर एक कमेंट को नोटिस नहीं कर पाई। वैसे भी उसके सर्कल में जो भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता था उसके पास कमेंट्स पढ़ने का समय नहीं होता था और वहां पर थे भी इतने कमेंट्स कि हर एक कमेंट को पढ़ना मुश्किल था। पर शगुन नहीं जानती थी कि उस एक कमेंट को ना पढ़ना उस पर और ध्रुव पर कितना भारी पड़ सकता था, क्योंकि वो बस एक कमेंट नहीं था बल्कि आने वाले उस तूफान की एक आहट थी जो अपने साथ सब कुछ खत्म कर सकता था और बहुत से लोगों को तबाह कर सकता था। उस दिन पूरे शहर में खलबली मची हुई थी। आफ्टर ऑल खबर ही ऐसी थी जिसने बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियंस तक और गिल फैमिली से लेकर बेदी और जिंदल फैमिली तक हर किसी पर गहरा असर पहुंचाया था। शगुन इस समय अपने कांपते हुए हाथों से अपना फोन पकड़े हुए थी और लगातार उस एक कमेंट को देख रही थी जिसे उस समय उसने इग्नोर कर दिया था। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। दोनों ही एक जैसे नीच और घटिया हो। तुमने अपने इस लवर के साथ मिलकर अपने फियांसे की जान ले ली और उसके बाद भी तुम बेशर्मों की तरह शो ऑफ कर रही हो। अगर शगुन ने उस समय इस कमेंट को नोटिस किया होता तो उसे तुरंत ही पता चल गया होता कि उसकी लाइफ में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, प्रिंस स्कॉट मर गया था और उसकी मौत के इल्जाम में पुलिस ने ध्रुव को अरेस्ट किया था। उसकी वजह यह थी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया था कि प्रिंस स्कॉट की मौत हिट एंड रन केस में हुई है और जिस कार ने प्रिंस स्कॉट को हिट किया था वो ध्रुव की स्पेशल एडिशन GTR थी। हालांकि ध्रुव ने ये कहा था कि उसकी कार पिछली बार क्रैश होने के बाद से रिपेयर स्टेशन में पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे बेगुनाह साबित करने के लिए काफी नहीं था। और उस पर से इस पूरे मैटर को और ज्यादा बदतर बनाने के लिए अभिमन्यु रहेजा को भी सस्पेंड कर दिया गया था इस इल्जाम में कि वो सभी इन्वेस्टिगेशंस को सीधा ध्रुव को रिपोर्ट कर रहा था और किसी ने इस बात का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया था। हालांकि ध्रुव को इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन वो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि जिसने भी उसे इन सब में फ्रेम किया है उसने सब कुछ बहुत ही चालाकी और बारीकी से प्लान किया है।
कि ध्रुव के बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचे और उसके साथ साथ मैक्लिस्टर रिजॉर्ट्स और गिल फैमिली भी बर्बाद हो जाए। लेकिन इन सबसे ज्यादा ध्रुव को तृप्ति की चिंता थी, क्योंकि वो जानता था कि मैं जाकर ध्रुव के डैड से बात करूंगी, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरफ मैक्लिस्टर रिजॉर्ट्स में हरमन गिल अपने विला के गार्डन में रिलैक्स होकर चाय पी रहे थे जब सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका के वहां पर आने की खबर उन्हें दी। इससे पहले कि हरमन गिल सिक्योरिटी गार्ड से अनिका को अंदर भेजने के लिए कह पाते, अनिका खुद ही अंदर आ गई थी। मिस अनिका, आइए आइए, थोड़ी चाय हो जाए। हरमन गिल को इतना रिलैक्स देखकर अनिका गुस्से में आग बबूला हो रही थी। कौन सा ही ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे के अरेस्ट के बाद भी इतना रिलैक्स होगा? यही सवाल अनिका के मन में चल रहा था। ध्रुव के साथ कुछ हुआ है, आपको ये बात पता नहीं है क्या? ध्रुव को क्या हुआ है उसे? सच पूछो तो हरमन गिल को वाकई ध्रुव के अरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हरमन गिल को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखकर और उसे अभी भी इतना रिलैक्स देखकर अनिका को अब शक होने लगा कि ध्रुव वाकई में हरमन गिल का ही बेटा है या वो सब फेक रूमर्स हैं। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आप भी तो गिल फैमिली के वारिस हैं। आप तक हर इंफॉर्मेशन इतनी लेट क्यों पहुंचती है? अच्छा, अरेस्ट हुआ है। वेल, ये तो नॉर्मल बात है। वो अभी भी जवान है और जवान खून तो गलतियां करता ही है ना? हरमन गिल की बात सुनकर अनिका इतनी हैरान थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। पूरे शहर तो क्या, पूरे देश में इससे हलचल मची हुई है। ब्रिटिश एम्पायर की उंगलियां इस शहर पर उठ रही हैं और हरमन गिल इतने रिलैक्स्ड हैं। आप उसे बचाएंगी नहीं? नहीं, अच्छा है कि कुछ दिन लॉकअप में रहे। उसे भी पता चलना चाहिए कि अमीरों की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती है। हर कदम पर दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते हैं। और वैसे भी अगर हर चीज में उसे मेरे बचाने की जरूरत पड़ने लगी तो वो खुद कैसे सब सीखेगा? गिल फैमिली के वारिस को हर सिचुएशन से खुद निपटने के काबिल होना चाहिए, नहीं तो पिता की बैसाखी के सहारे वो कैसे इतना बड़ा एम्पायर संभालेगा? कोई बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? खैर, सॉरी, मैंने आपका टी टाइम डिस्टर्ब करा। प्लीज एंजॉय। इतना कहने के बाद अनिका वहां से चली गई। अनिका से सारी बातें जानने के बाद शगुन और भी ज्यादा गिल्टी महसूस करने लगी और अपसेट हो गई। हम सॉरी अनिका, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं। मीडिया ने दूसरी तरफ इस बात को अलग ही तूल देते हुए इसे एक स्कैंडल में बदल दिया था और जैसा ध्रुव ने एक्सपेक्ट किया था, इसका सबसे गहरा असर तृप्ति पर पड़ा था, जिसे हर तरफ से रिपोर्टर्स ने घेर रखा था और जो उससे अपने सवालों के जवाब चाहते थे। तृप्ति वहां पुलिस स्टेशन में ध्रुव से मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन रिपोर्टर्स के सवालों के तीर उसके दिल को छलनी कर रहे थे। मौके का फायदा उठाकर विराज भी अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए तृप्ति का झूठा मसीहा बनकर आया था। ऐसा नहीं था कि तृप्ति को यह सब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस समय तो वो बस ध्रुव से मिलना चाहती थी और केवल विराज ही था जो तृप्ति को ध्रुव से मिला सकता था। लेकिन फिर सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों? मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। लिया होगा, लेकिन वो स्पॉट ऑलरेडी रिजर्व हो गया है। कौन है वो जो ध्रुव से मिलने के लिए मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है? तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आई। मैं। विराज उस आवाज को सुनकर हैरान हो गया और जब उसने पीछे पलट कर देखा तब वहां उसे मालिनी नजर आई। लेकिन मालिनी ने विराज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो तृप्ति के पास चली गई। तृप्ति और मालिनी ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे मानो वो दोनों एक दूसरे को सालों से न मिली हों। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलूंगी। तुम अपने ध्रुव से जरूर मिलोगी। मालिनी की बात सुनकर तृप्ति ने अपनी गर्दन हिलाई। भले ही उन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही आसानी से समझ सकती थीं, क्योंकि दोनों के ही मन में ध्रुव के लिए फीलिंग्स थीं। और अब तृप्ति को मालिनी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अगर मालिनी पीछे हटने का फैसला नहीं करती तो तृप्ति कभी भी ध्रुव के करीब नहीं जा पाती। लेकिन इससे पहले कि मालिनी तृप्ति को ध्रुव से मिलाने के लिए लेकर जा पाती, लॉबी में खड़े पुलिस वाले ने उसे रोक दिया। आप भी अंदर नहीं जा सकती हैं। क्यों नहीं जा सकती? हमने सभी प्रोसीजर्स पूरे किए हैं, तो फिर हम दोनों अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं? इसके अलावा मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। इससे पहले कि पुलिस वाला मालिनी की बात का जवाब दे पाता, वहां पर पुलिस स्टेशन पर कुछ कार्स आकर रुकी। सारी की सारी कार्स ऑडी थी और उनमें सेम लाइसेंस प्लेट्स पड़ी हुई थी।
सूरज मनचंदानी मेरे दोस्त, तुम फाइनली यहाँ आ गए। जो आदमी सबसे पहले सामने आया वो कोई और नहीं था बल्कि वही सुपरवाइजर गौतम वाधवा था जिसने अभिमन्यु रहेजा को सस्पेंड किया था। ध्रुव कहाँ पर है? अंदर लॉकअप में है। क्या करना है अब? मैं जाकर उससे मिलकर आता हूँ। सॉरी सूरज, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। हायर ऑफिशियल्स के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। कुछ देर पहले आए होते तो मैं तुम्हें शायद जाने देता, लेकिन अब ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मुझे ध्रुव के पास ले चलो। विराज जो इस पूरे सीन को रिकॉर्ड कर रहा था इस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। दरअसल वो ध्रुव के साथ साथ सूरज मनचंदानी का भी तमाशा बनाना चाहता था। खैर, सूरज मनचंदानी ने विराज को एक नजर देखा और फिर सीधा इंटेरोगेशन रूम में चला गया जो कि बेसमेंट में था। वो बेसमेंट खास तौर पर स्पेशल प्रिजनर्स को इंटेरोगेट करने के लिए बनाया गया था। दसियों सालों से उसे किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि उस दिन उस इंटेरोगेशन रूम का कोई इस्तेमाल करेगा। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही सब लोग दरवाजे पर पहुंचे, सूरज मनचंदानी के पीछे मौजूद लोग हैरान रह गए। वहां इंटेरोगेशन रूम में वाकई फॉरेनर्स मौजूद थे और वो सब फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये नहीं थी। हैरानी वाली बात ये थी कि सफेद रंग के बालों वाला फॉरेनर बूढ़ा आदमी एक्चुअल में ध्रुव से बात करते समय अटक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नर्वस है। इनफैक्ट वो ध्रुव से हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर गिल, आई एम सॉरी हम लेट हो गए और हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। अपनी आंखों के सामने के इस नज़ारे को देखकर विराज को ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रहा हो, लेकिन सच तो ये था कि वो कोई भी सपना नहीं देख रहा था। पर विराज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों रॉयल फैमिली का वो फॉरेनर ध्रुव से इतनी इज्जत से बात कर रहा है। ये वाकई में रॉयल फैमिली है। मुझे तो लग रहा है कि ये तुम्हारे हायर किए हुए एक्टर्स हैं। विराज की बात सुनकर गौतम वाधवा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, इस बात को जताते हुए कि वो लोग वाकई रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे। उसने फिर आगे और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तब तक रॉयल फैमिली के सफेद बालों वाले फॉरेनर मेंबर की नजर विराज पर पड़ गई थी। मिस्टर गिल, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? ध्रुव विराज को नहीं जानता था और इसीलिए उसने ना में अपना सिर हिलाया। ध्रुव के बस इतना कहने की देरी थी कि अगले ही पल रॉयल फैमिली के मेंबर ने अपनी गन निकाली और फिर एक बैंग की आवाज के साथ विराज को शूट कर दिया। विराज की इस समय बोलती बंद हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या चल रहा है। और सच पूछो तो उसने अभी अभी जो कहा था उसे अब उस बात पर पछतावा हो रहा था। वो जान चुका था कि उसे रॉयल फैमिली के मैजेस्टी पर शक नहीं करना चाहिए था। वो सब के सब वाकई में रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे और वो भी गुस्से वाले। बस फर्क इतना था कि उन लोगों ने ध्रुव को अपना गुस्सा नहीं दिखाया था, क्योंकि ध्रुव ने कह दिया था कि वो विराज को नहीं जानता है, इसलिए विराज जिंदा रहता है या मर जाता है इस बात से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसी का नतीजा ये था कि अगले ही पल उनके मेंबर ने विराज के घुटने पर बुलेट फायर कर दी थी, जिसके बाद विराज तुरंत ही अपने घुटनों पर गिर गया था। मिस्टर गिल, आई एम सॉरी, हम लोगों की लापरवाही की वजह से किसी ने हमारी मीटिंग डिस्टर्ब कर दी। कोई बात नहीं। उसी समय विराज ने देखा कि ध्रुव बहुत ही रिलैक्स होकर इंटेरोगेशन रूम में बैठा था। इनफैक्ट उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे इंटेरोगेट किया जा रहा था, बल्कि वो देखने में किसी बॉस के जैसा ज्यादा लग रहा था। ये सब क्या हो रहा है? अगर ये लोग रॉयल फैमिली से हैं तो इन लोगों को तो इस समय गुस्से में आग बबूला होना चाहिए था। तुम? विराज ने गौतम वाधवा को पलट कर इसलिए देखा था क्योंकि उसे लगा था कि गौतम वाधवा ने जानबूझकर उसे इस सिचुएशन में फंसाया है। लेकिन अब वो गौतम वाधवा के एक्सप्रेशंस देखता है तो वो नोटिस करता है कि गौतम वाधवा भी इस समय उतना ही ज्यादा हैरान है जितना कि वो, जिसका मतलब ये हुआ कि गौतम वाधवा को भी वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट गौतम वाधवा को तो इस बात पर भरोसा तक नहीं हो रहा था कि ये वाकई में एक इन्वेस्टिगेशन ही है। जो फॉरेनर वहां पर बैठा था वो बिना किसी शक के रॉयल फैमिली से था और क्वीन का भरोसेमंद आदमी था। गौतम वाधवा फिर पलटकर सूरज मनचंदानी को देखता है और सूरज मनचंदानी के चेहरे पर स्माइल देखकर उसे सारी बात समझ में आ गई। यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? गौतम, अपने स्टेटस के साथ तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? पर बात क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कोई है जो तुम्हारे जैसे दूसरों के साथ कोऑपरेशन के बारे में बात करेगा? क्या कोऑपरेशन? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस जो ध्रुव के फादर हरमन गिल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रॉयल फैमिली ध्रुव के जरिए प्रॉफिट कमाना चाहती है।
सूरज मनचंदानी की बात सुनकर गौतम वाधवा हैरान था। आफ्टर ऑल, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का रॉयल फैमिली के मामलों से कोई लेना देना नहीं था। वेल, ये सब लोग ब्रिटिश हैं। इसके अलावा इनका प्रिंस। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? खुद सोचो, अगर दूसरी जगहों पर कोई इन्फ्लुएंशियल इवेंट होगा तो क्या तुम जाकर उसे अटेंड करके अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहोगे? सूरज मनचंदानी की इस बात को सुनकर गौतम वाधवा को सारी बातें समझ में आ गई थीं। लेकिन चाहे ध्रुव कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, गौतम वाधवा के हिसाब से रॉयल फैमिली फिर भी उसे नहीं छोड़ती। पर यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रॉयल फैमिली मेंबर्स ध्रुव और प्रिंस स्कॉट के बीच जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में जिक्र तक नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? और सिर्फ गौतम वाधवा ही नहीं, विराज, तृप्ति और मालिनी भी यही जानना चाहते थे। ठीक है, तुम सब ने ध्रुव को देख लिया है, अब सबके जाने का समय है। तृप्ति इस समय काफी ज्यादा खुश थी। जैसा उसे अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था, उस हिसाब से ध्रुव पूरी तरह से ठीक है और इसीलिए सूरज मनचंदानी को थैंक यू बोलने के बाद तृप्ति तुरंत ही वहां से चली जाती है। तृप्ति की वहां से जाने से पहले ध्रुव की नजर भी तृप्ति और मालिनी पर पड़ गई थी। इन दोनों ही लड़कियों ने ध्रुव के लिए बहुत कुछ किया था और उसकी वजह से बहुत कुछ सहा भी था। और यही वजह थी कि ध्रुव को नहीं लगता था कि वो कभी भी इन दोनों के इन सैक्रिफाइसेस का बदला चुका पाएगा। खैर, तृप्ति और मालिनी बाहर जाने के बाद ध्रुव भी इंटेरोगेशन रूम से बाहर आ गया। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल, विराज ने इतना कुछ किया था और उसके बाद भी ध्रुव एकदम सही सलामत था। यहाँ पे हो क्या रहा है? आप लोग तो यहाँ पर ध्रुव को पकड़कर उससे प्रिंस स्कॉट की मौत का बदला लेने आए थे ना? जब रॉयल फैमिली के उस मेंबर ने देखा कि ध्रुव को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसके कदम भी वहीं पर ही ठिठक गए। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आ गई मानो वो विराज का मजाक उड़ा रहा हो। हम तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और कोऑपरेशन के लिए आए हैं। इसका प्रिंस स्कॉट से क्या लेना देना? ध्रुव ने प्रिंस स्कॉट को जान से मार डाला है और आप लोग अभी भी उसके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रिटिश एम्पायर इतना कमजोर होगा। भले ही प्रिंस स्कॉट एक यूजलेस प्रिंस था, लेकिन फिर भी आप लोग उसकी मौत को कुछ ज्यादा ही लाइटली नहीं ले रहे हैं। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द निकले, उसे एहसास हो गया था कि वो हार गया था, और वो भी छोटी मोटी हार नहीं बल्कि बहुत बड़ी हार। ओह, मिस्टर गिल ने प्रिंस स्कॉट को जान से मारा है। लेकिन मिस्टर गिल और प्रिंस स्कॉट का आपस में कोई लेना देना नहीं था और न ही दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई दुश्मनी थी। तो ऐसे में मिस्टर गिल प्रिंस स्कॉट के साथ ऐसा क्यों करेंगे? सभी रिपोर्ट्स में यही लिखा गया है और यहाँ तक कि पुलिस को भी ऐसा ही लगता है। मिस्टर गिल के लिए प्रिंस स्कॉट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल है। आपको कैसे पता? क्योंकि मिस्टर गिल ने कहा है कि उन्होंने प्रिंस स्कॉट को जान से नहीं मारा है। फॉरेनर की इस बात से विराज पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। उसे लगा था कि रॉयल फैमिली का वो मेंबर ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके पास कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस है। लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा था कि ध्रुव के शब्द ही काफी थे उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए और विराज की सभी मेहनत पर पानी फेरने के लिए। ये आदमी मिस्टर गिल पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए सस्पेक्टेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से हैंडल करेंगे। फॉरेनर की बात सुनकर गौतम वाधवा ने तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। गौतम वाधवा की बात सुनकर डर के मारे विराज की हालत खराब हो गई थी। उसे अपनी पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद होती नजर आ रही थी। इस समय ठकराल जैसी बड़ी फैमिली भी ध्रुव के सामने कुछ भी नहीं थी। चले? विराज को समझते देर नहीं लगती है कि अब वो अरेस्ट होने जा रहा था और विराज के पास तो उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी जितनी ध्रुव के पास थी। रॉयल फैमिली का एक ही शब्द काफी था उसे और उसके साथ साथ पूरी की पूरी ठकराल फैमिली को बर्बाद करने के लिए। गौतम, क्या मैं पहले एक फोन कर सकता हूँ? बस केवल एक फोन। और वैसे भी हम लोगों ने इस शहर के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ध्रुव को मुश्किल में नहीं देखना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे और मेरी फैमिली को मुश्किल में डालना चाहते हो। ठकराल फैमिली की स्टील मिल के बिना इस शहर का स्टेटस अच्छा खासा गिर जाएगा। अपनी बात कहते हुए विराज ने अपनी टोन को पूरी तरह से बदल दिया था। बजाय धमकी देने के वो इस समय दया की भीख मांग रहा था। ठीक है, तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर मजबूर मत करना। गौतम वाधवा के मानते ही विराज ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने डैड को फोन लगाने लगा। और रही बात वनराज की, तो वो पूरी रात बेचैन था और ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी कि उसने ध्रुव को अपनी आंखों से मरता हुआ नहीं देखा था। और एक बार के लिए अगर देखा भी होता तब भी वो बेचैन ही रहता। वनराज ठकराल के हिसाब से अगर इस समय हरमन गिल ने ध्रुव को बेदखल भी कर दिया तब भी ध्रुव अकेले ही पूरी की पूरी गिल फैमिली के साथ डील कर सकता था। विराज, विराज, क्या हुआ? डैड, मुझे बचाइए। बेटा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो?
मुझे अरेस्ट कर लिया गया है और ध्रुव को रिहा कर दिया गया है। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? इस शहर में ऐसा कौन है जो इस समय ध्रुव को रिहा होने में उसकी मदद करने की हिम्मत कर रहा है? रॉयल फैमिली यहाँ पर आई हुई है। विराज ने शॉर्ट में वनराज को बता दिया क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं था। हालांकि ये बात और थी कि रॉयल फैमिली का नाम सुनकर वनराज को भी जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लग गया था और वो तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ा हो गया था। रॉयल्स यहाँ पर है और उन लोगों ने ध्रुव को जाने दिया? मुझे साफ साफ बताओ कि वहाँ पर असल में चल क्या रहा है। अपने डैड की बात सुनकर विराज ने फिर वनराज को पूरी कहानी बताई। विराज की कहानी सुनने के बाद वनराज शॉक्ड रह गया। रॉयल फैमिली ने ध्रुव को जाने दिया और केवल इतना ही नहीं, विराज को अरेस्ट करने के लिए कहने से पहले रॉयल फैमिली ने ध्रुव की राय तक पूछी। वनराज को चाहकर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की पावर है। ऐसी पावर के साथ पूरे के पूरे शहर में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ध्रुव के अगेंस्ट जा सकता होगा। डैड, मुझे बचाइए। विराज अभी भी लगातार चिल्लाता जा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि उसके पास बहुत समय नहीं बचा था। हालांकि ये बात और थी कि फोन के दूसरी तरफ वनराज कुछ भी नहीं कह रहा था। जाहिर सी बात है कि वनराज अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले तब भी अपने बेटे को बचा नहीं सकता। आफ्टर ऑल ध्रुव था ही इतना पावरफुल, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के पास भी ध्रुव से निपटने का कोई तरीका नहीं था। तो फिर ऐसे में वनराज कैसे उससे निपट सकता था? तुम वहाँ पर ध्यान से रहना, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहने के बाद वनराज ने फोन रख दिया। लेकिन सच तो ये था कि वनराज इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था और यही वजह थी कि उसने बस फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। इस तरफ जब विराज ने देखा कि उसके डैड ने फोन काट दिया है और उनकी आवाज में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, तब उसका दिल निराशा से भर गया। वो मुझे नहीं बचाएंगे। विराज अच्छे से जानता था कि ठकराल फैमिली की स्ट्रेंथ भी इस समय इस क्रिटिकल सिचुएशन से उसे नहीं बचा पाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अभी भी एक उम्मीद कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी उम्मीद के टूटने का डर भी था और यही वजह थी कि कुछ सेकंड्स के बाद भी विराज ने अभी तक कोई दूसरा फोन नहीं किया था। समय हो गया है। विराज इस समय गुस्से से आग बबूला हो रहा था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर वो अपना गुस्सा निकाल सके और यही वजह थी कि अंत में वो अपने हाथों में हथकड़ी लगवाकर बस अरेस्ट ही हो सकता था। दूसरी तरफ अपने बेटे के अरेस्ट की खबर से वनराज बुरी तरह से घबरा गया था। वनराज इतने सालों से शहर में रह रहा था और अब तक सब कुछ बहुत ही स्मूथ तरीके से चल भी रहा था, लेकिन आज उसे अंदर से एक खराब फीलिंग आ रही थी। और फिर अगले ही पल वनराज ने अपना फोन उठाया और किसी को फोन करने लगा। वनराज ने जिसे फोन लगाया था वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य था। लक्ष्य इस समय दिल्ली के सी ब्रिज पर खड़ा हुआ था और पूरे के पूरे सी ब्रिज पर इस समय खून की नदियां बहने वाली थी। दरअसल ध्रुव के अरेस्ट का फायदा उठाकर लक्ष्य ने इस तरफ अनिका को किडनैप कर लिया था और अनिका को मुसीबत में देखकर तेजा और मिस्टर जोश अपने अपने आदमियों के साथ उसे बचाने के लिए आए थे। लेकिन लक्ष्य भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था और इसीलिए उसे कॉन्फिडेंस था कि उसके आदमी ध्रुव के आदमियों पर भारी पड़ेंगे और यही वजह थी कि लक्ष्य के पास वनराज के फोन को पिक करने का समय था ही नहीं। वो वहां पर आज बस ध्रुव के आदमियों को मरता हुआ देखना चाहता था। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि उसका फोन लगातार बजता ही जा रहा है और उसकी वजह से वो थोड़ा इरिटेट भी हो गया। पर फिर जब उसने देखा कि उसे फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि वनराज था तो उसने फोन उठा लिया। वनराज, तुम इतनी रात में मुझे फोन क्यों कर रहे हो? तुम इस समय कहाँ पर हो? इतनी रात में तुमने मुझसे ये पूछने के लिए फोन किया है? खैर, मैं इस समय दिल्ली के सी ब्रिज पर हूँ। क्यों, तुम भी यहाँ आकर मेरे साथ व्यू एंजॉय करना चाहते हो क्या? अभी इसी वक्त वहाँ से निकलो, जल्दी। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? रॉयल फैमिली के मेंबर्स दिल्ली आ गए हैं। सच में? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो लोग सीधा दिल्ली आ गए हैं। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ध्रुव अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन इस समय मेरे पास तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा है जो मुझे करना है। इसलिए अब मैं फोन रखता हूँ। इतना कहने के बाद लक्ष्य ने फोन काट दिया और वनराज उसे पूरी बात बता भी नहीं पाया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉयल फैमिली इतनी जल्दी वहां पर आ जाएगी, पर अब जब आ ही चुकी थी तो लक्ष्य चाहता था कि आज वो यहाँ पर ध्रुव और उसके लोगों को भी खत्म कर दे। ध्रुव मर चुका है, चलो अटैक करते हैं। जब सी ब्रिज पर मौजूद लोगों ने ये सुना कि ध्रुव मर चुका है तो वो सबके सब एक्साइटेड हो गए। जब अनिका ने ये सुना कि रॉयल फैमिली ऑलरेडी वहां पर आ चुकी थी और ध्रुव ऑलरेडी मर चुका था, तब एक ही झटके में उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। अब तक उम्मीद की जो एक किरण उसके दिल में थी, इस खबर के बाद वो भी खत्म हो गई।
और जब लक्ष्य ने उसे ऐसे देखा तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तुम सब लोग जाओ और खत्म कर दो उन सबको। लक्ष्य की बात सुनने के बाद अनिका अभी भी अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही खड़ी हुई थी। उसने आजाद, लेकिन इस बात को अनिका नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि ध्रुव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स था जिसका इस्तेमाल उसने कठौता एरिया को बैलेंस करने के लिए किया था। इसके अलावा ध्रुव को जानने के बाद अनिका को इस बात का भी एहसास हो गया था कि ध्रुव के पास न केवल स्ट्रेंथ थी बल्कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा था। पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। लक्ष्य के ऑर्डर देते ही लोगों का एक ग्रुप भागता हुआ आगे बढ़ा और फिर देखते ही देखते बहुत जल्द सिचुएशन वहां पर और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। चारों तरफ बस खून ही खून नजर आ रहा था और हर तरफ दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यहाँ तक कि लक्ष्य, जो लड़ाई में जसविंदर के जितना स्किल्ड था, उसने भी इस लड़ाई को ज्वाइन कर लिया था और इस समय वो तेजा के साथ लड़ रहा था। पर फिर कुछ समय के बाद अचानक से लक्ष्य को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी और फिर मिस अनिका, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। ध्रुव किसी भी समय यहाँ पर आता ही होगा। अचानक से ही लक्ष्य और बाकी सबको जसविंदर की आवाज आई और जब उन लोगों ने उस तरफ देखा तो नोटिस किया कि जसविंदर ऑलरेडी अनिका के साइड में आकर खड़ा हो गया था। जसविंदर को अचानक से वहां पर आया हुआ देखकर अनिका दंग रह गई थी और उससे भी ज्यादा दंग अनिका जसविंदर की बात सुनकर थी। और यही वजह थी कि अपनी आंखों में हैरानी के साथ अनिका ने जसविंदर को देखा, ये सोचते हुए कि जसविंदर शायद मजाक कर रहा था। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। ध्रुव वाकई पुलिस स्टेशन से बाहर आ चुका है। जसविंदर की बात सुनकर अनिका की खोई हुई उम्मीद एक बार फिर से वापस आ गई और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तुम अभी तक खुद को ध्रुव का बॉडीगार्ड कैसे कह सकते हो? तुम्हें तो पता होना चाहिए कि रॉयल फैमिली इतनी आसानी से ध्रुव को जाने नहीं देगी, बल्कि ध्रुव तो अब तक मर चुका होगा। हालांकि ये बात और थी कि जसविंदर लक्ष्य की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। तुम्हें जल्द ही अपने लिए मदद बुला लेनी चाहिए। मदद बुला लेनी चाहिए? और वो भी मुझे? हाँ, किसी ऐसे की मदद जो तुम्हें और ब्रिस्को एंटरप्राइज के लोगों को बचा ले। इतना कहने के बाद जसविंदर फिर किसी बिजली के जैसा गायब होकर सीधा लक्ष्य के सामने आ गया। एक सेकंड के अंदर अंदर जसविंदर लक्ष्य के सामने ऐसे आ गया था मानो आसमान से खुद भगवान नीचे चलकर आए हों। यह देखकर लक्ष्य बहुत ही ज्यादा शॉक था। आफ्टर ऑल जसविंदर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि लक्ष्य को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला था। तुम्हारी स्किल्स बहुत ही कमाल की हैं। अपनी कीमत बताओ। तुम तो मिस्टर जॉश से भी कहीं ज्यादा कीमती हो। इस समय ब्रिस्को एंटरप्राइज में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत थी जो कि टॉप लेवल के टैलेंटेड थे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं? इसके लिए तो फिर तुम्हें इनकी इजाजत लेनी पड़ेगी, और अगर ये मान गए तो ठीक है। क्या कहा? मुझे किसकी इजाजत लेने की जरूरत है? जब लक्ष्य ने पीछे पलट कर देखा तब उसे अपनी आंखों के सामने एक इंसान नजर आया, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। ध्रुव पुलिस की कार से वहां पर भेजा गया था और उसके पीछे बहुत सी और पुलिस की कार्स और ब्लैक ऑडी थी। इसके अलावा जो लोग उन कार्स से उतरे थे वो सब के सब फॉरेनर्स थे। जाहिर सी बात है वो सब के सब रॉयल फैमिली से थे। कौन है जो मेरे आदमियों को चुराना चाहता है? ध्रुव को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर अनिका की आंखें खुली की खुली रह गई थीं और उसे चाहकर भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सामने जो इंसान खड़ा था वो सच में ध्रुव ही था और उसे किसी भी तरह का नुकसान तो छोड़ो, उसकी बॉडी पर एक खरोच तक नहीं आई थी। और केवल इतना ही नहीं, रॉयल फैमिली खुद पर्सनली ध्रुव को वहां पर छोड़ने के लिए आई थी। और सिर्फ अनिका ही नहीं, लक्ष्य भी इस समय उतना ही ज्यादा हैरान था। इनफैक्ट एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा मानो वो कोई सपना देख रहा हो। मिस अनिका, क्या आप नदी में कूदने वाली थी? क्या आप मेरे लिए अपनी जान देने वाली थी? ध्रुव की बात सुनकर अनिका ने अपने होठों को अपने दांतों के बीच में दबा लिया और ध्रुव को देखकर अपनी आंखें रोल करने लगी। हालांकि ये बात और थी कि उस पल में ध्रुव को वहां पर देखकर उसकी आंखें नम हो गई थीं। अचानक से ही उसे एहसास हुआ कि ध्रुव का उसके साथ फ्लर्ट करना उसे बुरा नहीं लगा था। लक्ष्य की नजर इस तरफ सूरज मनचंदानी पर पड़ी और वो तुरंत ही घबरा गया। ये तो, पर कैसे? और यही वो पल था जब लक्ष्य को वनराज का फोन कॉल याद आया और उसे एहसास हुआ कि वनराज ने न तो उससे झूठ बोला था और ना ही उसे बेवकूफ बनाया था। ध्रुव सच में पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया था और जाहिर सी बात थी कि रॉयल फैमिली उसी के साथ थी। लक्ष्य, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात का व्यू एंजॉय कर रहे हो?
इतना कहने के बाद सूरज मनचंदानी की नजर फिर जमीन पर पड़े हुए ब्लड पर पड़ती है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी हॉबी थोड़ी अजीब है। लक्ष्य के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं रह गया था और ना ही वो सूरज मनचंदानी को नाराज करना अफोर्ड कर सकता था और इसीलिए वो बस हल्का सा हंस दिया। अरे सूरज, तुम खुद यहाँ पर क्यों आए हो? वैसे कैसे आना हुआ तुम्हारा? एक्चुअली वो सब छोड़ो, चलो आज रात को चलकर कहीं डिनर करते हैं। क्यों, ठीक है ना? क्यों ना हम लोग शंग्रीला होटल चलें और क्यों ना ठकराल फैमिली को भी डिनर के लिए इनवाइट कर लें। लक्ष्य इस समय पूरी कोशिश कर रहा था कि जो गलती उससे हुई है वो उसे किसी तरह से संभाल ले। लक्ष्य पहले भी सूरज मनचंदानी से मिल चुका था, पर बात बस इतनी सी थी कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब नहीं थे। लेकिन फिर भी सूरज मनचंदानी का मानना था कि वनराज और दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो इतना पावरफुल हो सकता था कि सूरज मनचंदानी को उसकी बात सुननी पड़े। ठकराल फैमिली? कौन सी ठकराल फैमिली? कहीं तुम उस ठकराल फैमिली की बात तो नहीं कर रहे हो जिसके बेटे को अभी अभी जेल हुई है? सूरज मनचंदानी की बात सुनकर हैरानी से लक्ष्य का मुंह खुला का खुला रह गया और उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हुआ। और जब उसने सूरज मनचंदानी की तरफ देखा तो उसे अंदर से एक बहुत ही खराब फीलिंग आई। तो क्या तुम इस केस को यहाँ रिवर साइड पर इन्वेस्टिगेट करने वाले हो? मैं तुम लोगों को थोड़ी स्पेस दे दूं? लक्ष्य को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि इतनी बड़ी रॉयल फैमिली को अपने देश की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लक्ष्य के हिसाब से सूरज मनचंदानी और रॉयल फैमिली का वहां सी ब्रिज पर आने का एक ही मकसद था और वो था उससे छुटकारा पाना। केस को इन्वेस्टिगेट करें? कैसा केस? इससे पहले कि लक्ष्य सूरज मनचंदानी की बात का जवाब दे पाता, रॉयल फैमिली का मेंबर जो ध्रुव के बगल में खड़ा हुआ था उसने ऑलरेडी बात करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही उस रॉयल फैमिली के मेंबर ने अपना मुंह खोला था, लक्ष्य अचानक से ही कांपने लगा था। लक्ष्य उस आदमी को अच्छे से जानता था क्योंकि उसने उस आदमी को टीवी पर देखा था। पिछली बार वो आदमी रॉयल काउंसिल में था और क्वीन के बगल में नजर आ रहा था। यहाँ तक कि कोई बेवकूफ भी देखकर बता सकता था कि यह आदमी क्वीन का खास और भरोसेमंद आदमी था। और इसी से ही कोई भी बता सकता था कि रॉयल फैमिली ने इस पूरे किस्से को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग ध्रुव के साथ डील ही नहीं करना चाहते थे। मिस्टर गिल, हमने ऑलरेडी उन कंडीशंस पर गौर किया है जो आपने अभी अभी सामने रखी है। देखिए, रॉयल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सच में उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके साथ हम लोगों का पहला कोऑपरेशन है, इसलिए हमने इस बात का फैसला भी किया है कि हम लोग प्रॉफिट का एक हिस्सा जाने देंगे। जैसे ही रॉयल फैमिली के उस मेंबर ने अपनी बात कही, लक्ष्य और भी हैरान रह गया। ये क्या बोल रहा है? रॉयल फैमिली एक्चुअल में ध्रुव के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है? वो अपने प्रॉफिट्स ध्रुव को दे रही है? ये लोग अभी भी रॉयल फैमिली ही है? उसकी कोई जरूरत नहीं है। गिल फैमिली को पैसों की कमी नहीं है। ध्रुव के शब्दों ने लक्ष्य को और भी कहीं ज्यादा शॉक कर दिया था। मिस्टर गिल, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाय द वे, हम इस देश में एक और वजह से आए हैं। हमें प्रिंस के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। भले ही वो एक ऐसा प्रिंस है जिस पर हमने गिव अप कर दिया है, लेकिन इस मामले से रॉयल फैमिली की इज्जत जुड़ी हुई है और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे इन्वेस्टिगेट करने में मेरी मदद करेंगे। रॉयल फैमिली के उस मेंबर की बात सुनकर लक्ष्य पूरी तरह से हैरान रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रॉयल फैमिली के लोगों के कहने का मतलब क्या था। ऐसा लग रहा था जैसे कि चाहे मीडिया कुछ भी कहे या चाहे सच कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन रॉयल्स को फिर भी ध्रुव पर ही भरोसा था। आप लोग ध्रुव से कह रहे हैं कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में आपकी मदद करे? ये तो वही बात नहीं हो गई कि आप मर्डरर से ही कह रहे हैं कि वो मर्डर को पकड़ने में आपकी मदद करे। मिस्टर गिल, इसे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसी ने ही प्रिंस की जान ली है। तो मैं कैसे पता कि मिस्टर गिल ने प्रिंस की जान ली है? आप मुझसे ये पूछ रही हैं? तो चलिए फिर आप ही बता दीजिए कि आप खुद इतने श्योर कैसे हैं कि ध्रुव वो इंसान नहीं है जिसने प्रिंस स्कॉट का मर्डर किया है? क्योंकि मिस्टर गिल ने कहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। रॉयल फैमिली के मेंबर की बात सुनकर लक्ष्य को भरोसा ही नहीं हो रहा था। आफ्टर ऑल, वो रीजन था ही इतना सिंपल कि उस पर किसी को भी भरोसा हो पाना मुश्किल था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्रुव ने कह दिया था। रॉयल्स ने इस बात को सचमुच मान लिया था। लक्ष्य को चाहकर भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। इंटरेस्टिंग। आप में से कोई भी ये नहीं जानता है कि एक इंसान का दिल कितना एविल हो सकता है। लक्ष्य ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन मन ही मन वो ये भी अच्छे से जानता था कि वो हार चुका था, और वो भी बुरी तरह से।
और आपको क्या लगता है कि मिस्टर गिल को इतने छोटे से मामले के लिए झूठ बोलने की जरूरत है? रॉयल फैमिली के मेंबर की इस बात को सुनकर लक्ष्य के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। ये वाकई में एक छोटा मैटर है। आखिर ध्रुव का बैकग्राउंड एग्जैक्टली है क्या? रॉयल फैमिली न केवल ध्रुव की इज्जत करके उस पर भरोसा कर रही है, बल्कि वो इस पूरे मामले को छोटा भी बता रही है। इन्हें ध्रुव की कही हर बात पर भरोसा है। कैसे? लक्ष्य के पास कोई चॉइस रह नहीं गई थी सिवाय उसके कि वो लगातार अपना सिर हिलाते हुए इस बात को मान ले कि वो हार गया था और खुद को कन्विंस कर ले कि रॉयल फैमिली को ध्रुव ने अपने वश में कर लिया था। पूरा का पूरा प्लान एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया गया था और जो भी इस प्लान में शामिल था उन लोगों को नहीं लगता था कि वो लोग हार जाएंगे, लेकिन आज लक्ष्य पूरी तरह से हार चुका था और उसके लिए दुख की बात ये थी कि ये सब कुछ एक ही रात के अंदर हो गया था। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ध्रुव के बोलने से पहले सूरज मनचंदानी ने लक्ष्य से ये सवाल कर दिया था और सूरज मनचंदानी का ये सवाल सुनकर लक्ष्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा बदतर हो गए थे और उसने तुरंत ही अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया था। वो क्या है ना सूरज, पता नहीं क्यों पर मुझे पूरी रात बहुत ज्यादा टेंशन थी और इसलिए जैसे ही मुझे ये पता चला कि रॉयल फैमिली के लोग आ रहे हैं तो मुझे लगा इस पूरे मामले का ध्रुव से कोई लेना देना है। ये मेरी गलती है कि मैं खुद से ही यहाँ पर आ गया। ये सही नहीं हुआ। अपनी बात कहने के बाद लक्ष्य ने गहरी सांस ली। उसकी टोन इतनी ज्यादा इनोसेंट थी जैसे कि मानो वो कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा हो। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं ध्रुव भाग न जाए और ये चीज फिर ब्रिटिश एम्पायर को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, है ना? ये कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं है, मैं बस केवल अपना बेस्ट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे हायर ऑफिशियल से कोई ऑर्डर नहीं मिला है, इसलिए ये सब कुछ देखने में थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। लक्ष्य सच में एक शातिर आदमी था और उसी का नतीजा था कि वो जो कह रहा था उसे वो न सिर्फ अपनी बातों से सही दिखा रहा था, बल्कि वो उसे इस तरह से कह रहा था कि लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मिस्टर गिल, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद लक्ष्य ने अपने चारों तरफ देखा और नोटिस किया कि उसके और ध्रुव के आदमियों की हालत लगभग सेम ही थी। दोनों ही तरफ के लोगों को एक जैसी ही चोट लगी थी, लेकिन फिर भी ध्रुव के आदमियों की हालत लक्ष्य के आदमियों की हालत के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर थी। मिस्टर गिल, आपके आदमियों के मेडिकल ट्रीटमेंट में जो भी एक्सपेंसेस होंगे मैं उसका 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। लक्ष्य को नहीं लगता था कि ध्रुव उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएगा और जैसा कि लक्ष्य ने एक्सपेक्ट किया था, ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए ना में अपना सिर हिलाया। क्योंकि ये सब कुछ एक गलत फहमी है, इसलिए मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह को जाने देते हैं। ध्रुव की ये बात सुनकर लक्ष्य के चेहरे पर ऐसी स्माइल आ गई मानो वो मन ही मन ध्रुव का मजाक उड़ा रहा था। इसके जैसे डरपोक लड़के की मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत भी कैसे हो सकती है। मैं पूरे ब्रिस्को एंटरप्राइज के बिहाफ पर मिस्टर गिल को थैंक यू बोलता हूँ।